नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ये बात कंफर्म हो गई कि सरकार अब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी। देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर रोक लगेगी और सरकार इसके लिए नया कानून बनाएगी। इस खबर के बाद क्रिप्टो करेंसी के वर्चुअल मार्केट में आज हड़कंप मच गया। जो क्रिप्टो कॉइन्स लोगों ने करोड़पति बनने के चक्कर में खरीदे थे, वो कॉइन उन्हें कंगाल बना गए। अब सवाल है कि सरकार इस करेंसी को रेगुलेट क्यों करना चाहती है? क्या सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी लाना चाहती है? यह जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, यह किस बला का नाम है। आज मैं आसान भाषा में, साधारण शब्दों में आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा। असल में क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो दिखती नहीं है पर देखना हर कोई चाहता है, जो मिलती नहीं है लेकिन पाना हर कोई चाहता है। वो करेंसी जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन समझा कोई नहीं। वो करेंसी जो पल में करोड़पति बना देती है लेकिन जो करोड़पति बना उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो करेंसी जो करोड़पति होने का एहसास कराती है लेकिन उसकी कीमत फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। वो करेंसी जो कहने को करोड़ों की है लेकिन आप उससे एक समोसा भी नहीं खरीद सकते। वो करेंसी जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इसके चक्कर में मत पड़ना वरना क्रिप्टो आपको कंगाल बना देगी। आजकल इस करेंसी के बारे में हर जगह चर्चा है, हर शख्स इसके बारे में जानना चाहता है। आजकल हर आदमी पैसा लेकर क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए घूम रहा है। इसकी वजह है लालच, जल्दी से पैसे कमाने की इच्छा। क्योंकि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जाती है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपए में क्रिप्टो में लगाए, 24 घंटे में 1000 रुपए 28 करोड़ रुपए हो गए। किसी ने 10,000 लगाए, वो 24 घंटे में 50 करोड़ का मालिक हो गया। ऐसी खबरों के चक्कर में क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला हो रहा है। हर कोई क्रिप्टो करेंसी के पीछे दीवाना है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की चर्चा हो रही है। हमारे देश में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता नहीं है, लीगल सैंक्शन नहीं है, लेकिन टीवी पर क्रिप्टो करेंसी के एड्स की भरमार है। इसलिए इस पर बात करना जरूरी है, इसे समझना जरूरी है। वाकई में यह करेंसी है क्या, इसका मतलब क्या है? जिस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है उसके पीछे लोग पागल क्यों हैं? यह करेंसी कहां छपती है, कौन इसे छापता है, कौन इसकी कीमत तय करता है, आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, कैसे इसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, कितना भयानक रिस्क इसमें शामिल है, यह सब जानने की जरूरत है। लेकिन मैं कहूंगा आपको फिलहाल इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कानून बनाने जा रही है और जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या उनका पैसा अब डूब जाएगा? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी शब्द का मतलब क्या है। यह समझ लिया तो आधी बात तो समझ में आ जाएगी। असल में क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है राज, सीक्रेट, कंसील्ड, छुपा हुआ। कोई ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे हो, कोई ऐसी चीज जो छुपा कर रखी गई हो जिसे कोई देख नहीं पाए। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसे आप देख नहीं सकते। ये किसी नोट की तरह नहीं है, ये एक डिजिटल फाइल है, कुछ डिजिटल कोड्स हैं, कुछ ऐसे साइबर प्रोग्राम हैं जो बेहद जटिल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। उन्हें डिकोड करना संभव नहीं होता। इस प्रोग्राम के तहत जनरेट किए गए कोड्स को करेंसी कहा जाता है, वर्चुअल करेंसी। इस कोड को कॉइन का टर्म दिया जाता है और फिर इस कॉइन को मार्केट में उतारा जाता है। खरीदार इसकी कीमत लगाते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। खरीदारों की संख्या जितनी बढ़ती जाती है उसकी प्राइस उतनी बढ़ती जाती है। जिसने पहले सस्ते में खरीदा वो बढ़ी हुई कीमत पर दूसरे को बेच सकता है, इसमें मुनाफा होता है। और अगर करेंसी की कीमत अचानक गिर गई तो नुकसान भी हो जाता है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि कुछ घंटों में 1000 की करेंसी की कीमत कई लाख का रिटर्न दे सकती है और कुछ ही पलों में लाखों के इन्वेस्टमेंट को जीरो में तब्दील कर सकती है। कुल मिलाकर एक तरह से अनरेगुलेटेड शेयर मार्केट की तरह है जिसका कोई माई बाप ना हो।
जिसका यह पता ना उसे कौन रेगुलेट कर रहा है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो जा कहां रहा है, सब कुछ वर्चुअल, सब कुछ छुपा हुआ। आपने कुछ क्रिप्टो करेंसीज की तस्वीरें देखी होंगी, इंटरनेट पर कई ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं। सवाल है, अगर आपने अपनी मेहनत का पैसा लगाकर क्रिप्टो करेंसी खरीदी तो उसका यूज क्या है? क्या आप इससे कुछ खरीद सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, यह किसी तरह का लीगल टेंडर नहीं है। आप इससे एक सुई तक नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए रिस्क और भी ज्यादा है। कुछ लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का पैसा डूबा है। फिर भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, बिना मेहनत के करोड़पति बनने के चक्कर में लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी की कोई कानूनी मान्यता नहीं है, लीगल सैंक्टिटी नहीं है, यह गैर कानूनी है, इलीगल है। लेकिन इसके बाद भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे देश के लोगों ने 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए हैं। कॉइन मार्केट कैप का डेटा कहता है कि इस वक्त दुनिया में बिटकॉइन, लिटकॉइन, पोल्काडॉट, चेन लिंक, मून कॉइन, शिबा इनू, डॉग कॉइन, इस तरह की करीब 700 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज खरीदी और बेची जा रही हैं। इसमें भी बिटकॉइन फिलहाल सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर सामने आई है। जो 9 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके फिलहाल 6,000 डिजिटल कॉइन्स मार्केट में है। अब इनमें से किसी की कीमत 3,000 रुपए भी है, तो किसी डिजिटल सिक्के की कीमत 40 लाख रुपए तक है। सोचिए, इतना डिफरेंस है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटाइल है। एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, राइट। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आज से करीबन 15 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो 15 साल के अंदर एक नई करेंसी ने जन्म लिया जिसका नाम लिया क्रिप्टो। क्रिप्टो का मतलब होता है एक डिजिटल वर्ड, और एक ऐसी करेंसी जो एनक्रिप्टेड है, ऐसी करेंसी जो कोई भी एक्सचेंज ब्लॉकचेन के मीडियम में उसको ट्रांसफर किया जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो एक वर्चुअल करेंसी है जो कि कोडेड लैंग्वेज में तैयार की गई। बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एक वर्चुअल करेंसी है जो कोडेड लैंग्वेज में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होते हैं, और डिफरेंट ब्लॉक्स इकट्ठे होकर एक ब्लॉक बनता है, और वो ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कोई एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, और उसको वो ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो करेंसी है, ये करेंसी वर्चुअल एड्रेस से एक पर्टिकुलर मीडियम से लेके और एक एड्रेस से लेके दूसरे एड्रेस पे आप वर्चुअली भेज सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल बड़े बड़े स्टार्स टीवी पर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले दिनों जब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैच हो रहे थे, तो हर ओवर के बीच में आने वाले ज्यादातर एड क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने वाले प्लेटफॉर्म के थे। लेकिन इन विज्ञापनों को अगर ध्यान से देखें तो आखिर में कहा जाता है कि ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करिए, लेकिन चूंकि पैसा बहुत जल्दी बढ़ने का दावा किया जाता है, इसलिए लोग रिस्क लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए तैयार हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अब ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे होती है, क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदा जाए। तो मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज मौजूद हैं। भारत में वजीर एक्स, कॉइन DCX, कॉइनविच कुबेर और यूनोकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म हैं। ये क्रिप्टो एक्सचेंज हैं। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, इन्हें खरीदा या बेचा जा सकता है। ये क्रिप्टो एक्सचेंज कमीशन बेसिस पर या फिर अपना कुछ मार्जिन रखकर इन क्रिप्टो करेंसीज की डीलिंग करते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट की तरह न तो लीगल है न ट्रांसपेरेंट है। शेयर के भाव तो चढ़ते गिरते हैं, अगर ज्यादा गिर जाते हैं तो फिर सरकार इसे रेगुलेट करती है, सर्किट लगा देती है, ट्रेडिंग बंद हो जाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। कुछ मिनटों में पैसा मिट्टी हो जाता है, कई बार कुछ मिनटों में लाखों गुना बढ़ जाता है। इसे कौन रेगुलेट कर रहा है, किस आधार पर दाम घटते हैं, किस आधार पर दाम बढ़ते हैं, इसका कोई अता पता नहीं होता। इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई कंपनी, कोई सरकार, कोई मुल्क इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता।
ये कंप्यूटर से निकलती है और फिर कंप्यूटर के जरिए ही दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाती है। ये पता ही नहीं है कि इसे बनाने वाले लोग कौन हैं, कौन से देश के हैं। जिस तरह इंटरनेट पर अब हर कंप्यूटर है, उसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी अब हर देश में घूम रही है, हर कंप्यूटर पर घूम रही है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल करेंसी है, इसका कोई गारंटर नहीं है। करेंसी गवर्नमेंट इशू करती है, उसको सॉवरेन करेंसी बोलते हैं, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। और क्रिप्टो करेंसी जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब उसको इशू करने वाली कोई गवर्नमेंट नहीं है, बट वो एक नेटवर्क है जो ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स यानी उसको कोई भी आदमी ज्वाइन कर सकता है, वर्ल्ड में कहीं पे से भी उसके नेटवर्क में जुड़ सकता है। जिस प्रकार से इंटरनेट चलता है, राइट, इंटरनेट को कोई बनाने वाला नहीं है, वो एक नेटवर्क हो गया है अब। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी चलती है वो इंटरनेट के अंदर चलती है। इट्स अ लेयर इन द इंटरनेट विच इज़ बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको एक 100 रुपीज़ की नोट दी या 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र की आपके अकाउंट में, तो अगर मैं नोट दे रहा हूँ तो नोट के ऊपर लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, दैट मीन्स RBI टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर दैट 100 रुपीज़, राइट। और अगर मैं आपको 100 रुपीज़ अकाउंट में दे रहा हूँ आपके, तो मेरा सपोज बैंक है, मेरा बैंक उसको मेरे अकाउंट में से डेबिट करेगा, RBI के थ्रू IMPS, NEFT या UPI के थ्रू सामने वाले के बैंक में भेजेगा और वहाँ आपको क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पे भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो डायरेक्ट होता है, पीयर टू पीयर, मतलब मैं अगर आपको एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट जाएगा आपके वॉलेट में। उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है जो इंटरनेट के अंदर, मतलब वो ओपन सोर्स है बेसिकली। कोई उसका नोड वैलिडेटर आइसलैंड में बैठा हो, कोई सिंगापुर में भी बैठ सकता है, आप आपके घर के लैपटॉप से भी उस नोड पे जोड़ सकते हैं और ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये पीयर टू पीयर होता है, वैलिडेटेड बाय ब्लॉकचेन। जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है उसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। हाउएवर ये करेंसी टर्म नहीं करना चाहिए, ये एसेट भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, बट इट एनेबल सेटलमेंट। ये वो लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि जो डिजिटल कॉइन किसी ने खरीदा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वही कॉइन किसी दूसरे के पास ना हो सकता है इस तरह का दूसरा कॉइन भी बन जाए, डुप्लीकेट बन जाए। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, इन सिक्कों को, इन कॉइन्स को जनरेट कैसे किया जाता है। आसान भाषा में बताऊं तो ये एक तरह का सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है। दुनिया में फिलहाल ऐसे कम लोग हैं जो कंप्यूटर पर बेहद खास एल्गोरिथम के जरिए एक एक कंप्यूटर पर क्रिप्टो कॉइन्स को जनरेट करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। असल में कंप्यूटर में कुछ बेहद टफ इक्वेशंस होती हैं, खासकर कोड्स को डिकोड करना। इस पूरे प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी से क्रिप्टो करेंसी टर्म बनी है। जब कोई व्यक्ति इन कंप्यूटर इक्वेशंस को सॉल्व करता है तो फिर उस यूजर को इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर एक कॉइन मिलता है। यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम से ही कॉइन जनरेट होता है। और चूंकि ऐसी इक्वेशन बार बार जनरेट नहीं होती, इसीलिए एक बार जो डिजिटल कॉइन जनरेट हो गया उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। एक क्रिप्टो करेंसी का डुप्लीकेट जनरेट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्रिप्टो कॉइन की ट्रेडिंग में आसानी होती है। यूजर को पता रहता है कि कॉइन ट्रेड हो चुका है, ये बिक गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसी को कौन बनाता है, कौन इन्हें माइन करता है, इसके बारे में दुनिया को आज तक कुछ नहीं पता। यह सब कुछ एक गहरे राज की तरह है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। एक बिटकॉइन की कीमत आज करीब 40 लाख रुपए है। इसमें टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने इन्वेस्ट किया है। लेकिन बिटकॉइन को किसने बनाया, यह कोई नहीं जानता, यह कोई नहीं बताता। जैसे गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस होती है, जहां से हम गोल्ड और सिल्वर निकालते हैं, उसको बोला जाता है माइनिंग।
और माइनिंग के बाद उसकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं, राइट, गोल्ड और सिल्वर का, जिसको बोला जाता है मिंटिंग। तो दोनों प्रोसेस पे क्रिप्टो भी, हम क्रिप्टो में भी सुनते हैं, क्रिप्टो में भी ये दोनों वर्ड, इनके अर्थ क्या है? तो माइनिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे मशीन्स होते हैं, और ये मशीन्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी ब्लॉक्स पूरे वर्ल्ड में हैं, राइट, डिसेंट्रलाइज, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस और सारे के सारे क्रिप्टो को वेरीफाई करता है। और जैसे ही वो वेरीफाई करता है, एक नया सा कुछ माइन और नया सा एक कॉइन निकल के आता है, जिसको बोलता है बिटकॉइन माइनिंग, और माइन होके कॉइन आता है। ये हर कोई नहीं कर सकता है, ये हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारे मशीन्स चाहिए, बहुत सारा एक एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे आप मान सको डेटा सेंटर जो होते हैं, ऐसे डेटा सेंटर की तरह माइनिंग के फार्म्स होते हैं, और वो फार्म के अंदर बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और वर्चुअल फार्म्स होते हैं, और वो पर्टिकुलर फार्म के अंदर ये सारे के सारे बिटकॉइन बनते हैं। समझा सकते हैं? एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये तो ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है इस तरह से है। पर मान लीजिए कि एक पूरे डेटा सेंटर है, और डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं, और वो सर्वर जो है, वो सर्वर पूरे वर्ल्ड में चल रहे डिजिटल करेंसी के वेरीफाई को, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो ये जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, वो ब्लॉक के अंदर कोई भी पर्टिकुलर बंदा एक मीडियम से लेके दूसरे मीडियम में अगर पैसा ट्रांसफर करता है, तो एक मीडियम से वो जैसे ही वर्चुअल एड्रेस पे किसी को पैसा ट्रांसफर करता है, तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में आता है, और उसके अंदर उसका एक प्राइवेट की होता है, और उसका एक पर्टिकुलर मैसेज होता है, और उसका जो भी करेंसी का वैल्यू होता है, वो वैल्यू यहाँ पे नेटवर्क ऑफ नोड्स होते हैं। अब एक ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पर्टिकुलर माइनिंग फार्म और यही माइनर उसको वेरीफाई करेगा। इट्स अ डिसेंट्रलाइज करेंसी, कहीं पे भी वो माइन हो सकता है, और माइन होने के बाद ये वैलिडेट होगा, और वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे उसके मोबाइल के ऊपर आएगा कि इसने आपको ये इतने करेंसी और इतने आपको ये पॉइंट, इतने आपको ये भेजे हुए। अब सवाल यह है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ती है? कोई कॉइन अचानक 100 रुपए से 40-50 लाख का कैसे हो जाता है? मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ 15 साल पुराना है। बिटकॉइन सबसे ज्यादा पुरानी है। शुरुआत में एक बिटकॉइन की कीमत 100 रुपए के आसपास थी, लेकिन आज एक बिटकॉइन की कीमत 40 लाख रुपए है। आज बिटकॉइन का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन है। यानी रिटर्न के हिसाब से देखें तो यह प्रॉपर्टी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिशनल तरीकों से कई गुना ज्यादा फायदेमंद दिखाई देती है। इसमें क्वांटम जंप मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि कीमतें किसी सेट पैटर्न पर तय नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी में यह तय करना काफी मुश्किल है कि कौन सी करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को यह पता ही नहीं चलता कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बाद उनके पैसों का क्या होता है। क्रिप्टो कॉइन खरीदने के बाद आपका पैसा कहां इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट होता भी है या नहीं, किसी को नहीं पता। एक और सवाल यह है कि क्रिप्टो करेंसी के दाम बढ़ते कैसे हैं? तो इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह करेंसी भी डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न पर चलती है। यानी अगर किसी दिन अचानक कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, तो फिर उसकी कीमत तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। ये डिजिटल कॉइन लिमिटेड क्वांटिटी में जनरेट होते हैं, और कुछ कंपनियों तो यह बता दिया कि एक साल में वो कितने कॉइन्स बनाएंगी। ऐसा इसलिए किया गया जिससे डिमांड सप्लाई का रेशो मेंटेन रहे। और चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर कोने में एक्सेसिबल है, तो इसकी ट्रेडिंग दुनिया भर में होती है, इसलिए इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। और जब एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो फिर इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। प्राइस प्योरली सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है, कोई कॉरपोरेट्स अपना कुछ पोर्टफोलियो का पार्ट इसमें डालना चाहता है, तब वो खरीदता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, और सप्लाई इसकी लिमिटेड होने के कारण इसके प्राइस बढ़ते हैं। या फिर कोई अपना पोर्टफोलियो से आउट करना चाहता है, तब इसकी डिमांड थोड़ी सी कम होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो इसका रेट गिर जाता है। तो इसको खरीदने और बेचने का क्या तरीका है? जैसे हमें पता है अगर हम शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, हमको स्टॉक्स खरीदने हैं, तो कहाँ जाएं? इसको क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने के क्या तरीके हैं?
इसमें आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी हो तो बायोकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, KYC करके आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे डाल के इसमें आराम से खरीद सकते हैं, और आपको बेचना भी हो तो उसी वहाँ पर बेच के अपना पैसा बैंक अकाउंट में ले जा सकते हैं। तो ये जो प्राइसेस हम देखते हैं कि कई बार बहुत नीचे गिर गया या कई बार बहुत ज़्यादा हो गया, उसके पीछे क्या कारण होता है? क्या ये मैनिपुलेट मार्केट्स करती हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं? इसमें मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत तो हर मार्केट्स में होती है, बट मोर ओवर ये एक सप्लाई और डिमांड के ऊपर है कि अगर बहुत कोई नेगेटिव सेंटिमेंट या नेगेटिव न्यूज़ बहुत स्ट्रांगली आ गई तो बहुत लोग बेचने के लिए आ जाते हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड लिमिटेड होने के कारण उसके रेट गिर जाते हैं। ऐसी उल्टे में अगर बहुत कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदने के लिए आ जाते हैं, और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इसके रेट बढ़ जाते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसी साल जून में सेंट्रल अमेरिकी देश एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है। यह दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता मिल गई है। यह करेंसी की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा करने पर चिंता जताई है। हालांकि कई और देश हैं जहां क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन आसानी से होता है। जापान में बिटकॉइन करेंसी नहीं है, लेकिन इसे एसेट के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत है। इसी तरह कई देशों में तो क्रिप्टो करेंसी के ATM तक खुल गए हैं। 2018 में बेंगलुरु में भी एक क्रिप्टो करेंसी ATM खुला था, लेकिन बाद में इसे जब्त कर लिया गया। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि लोग अब क्रिप्टो करेंसी के जरिए क्रिमिनल्स को हायर करते हैं, उन्हें क्रिप्टो करेंसी में पे करते हैं। गुजरात पुलिस ने तो आज चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने 4 करोड़ की ड्रग्स खरीदने के लिए बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन की थी। इस तरह की खबरें शक पैदा करती हैं, क्रिप्टो करेंसी के रिस्क को उजागर करती हैं, और इनका असर इन कॉइन्स पर, इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू पर दिखाई देता है। कल जैसे ही सरकार ने ऐलान किया, इस विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पार्लियामेंट में लाया जाएगा। भारत में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन कर दी जाएगी, और हो सकता है कि RBI खुद अपनी एक डिजिटल करेंसी लेकर आए। जैसे ही सरकार ने इस तरह के संकेत दिए तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर तुरंत इसका असर दिखाई दिया। बिटकॉइन के दाम 17% तक गिर गए, यानी एक बिटकॉइन जो पहले 44 लाख का मिल रहा था वो अचानक 38 लाख पर पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन इथीरियम, टेथर, ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनकी कीमत भी गिर गई। हालांकि इस फैसले के बाद लोगों के मन में एक सवाल यह भी है, अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया, सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी, तो फिर जिन लोगों के पास अभी क्रिप्टो करेंसी है, जिनके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, उनका क्या होगा? क्या उनका पैसा बेकार हो जाएगा? क्या उन्हें नुकसान होगा? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से पहले इन्वेस्टर्स को एक विंडो प्रोवाइड करेगी। उन्हें क्रिप्टो करेंसी से बाहर निकलने का ऑप्शन दिया जाएगा ताकि वो इसे बेच सके। ये किसी चीज़ पे मानता नहीं है, ये ना कंट्री मानता है, ना किसी देश का जो है करेंसी को मानता है। वो ये सिर्फ ये कहता है कि हम एक खुले करेंसी हैं जो आज़ाद हैं, दुनिया भर में हम जो है हमारी करेंसी चलेगी। तो ये जो है फिएट करेंसी जो कंट्रीज़ की करेंसी है उसके टक्कर में है। अब क्रिप्टो करेंसी में भी 2 तरीके की हैं, एक पब्लिक जो लेजर फॉलो करती हैं और जो प्राइवेट फॉलो करती हैं। तो इसमें जो है डिफरेंस सीखना ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक जो है जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब जो है पब्लिक फॉलो करती हैं और बाकी जो हैं वो प्राइवेट फॉलो करती हैं। जो सरकार का जो बिल जो लाए हुए हैं उन्होंने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात की। अब ये समझना जरूरी है, जो ड्राफ्ट बिल अभी तक बनी नहीं है, जब बनेगी तो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। लेकिन इस पे जो है हमारी जो पॉइंटर्स थी, हमने पहले ये कहा था कि एक क्रिप्टो करेंसी को करेंसी का दर्जा ना दें, क्योंकि किसी भी देश ने नहीं दिया। एल सल्वाडोर ने दिया है, तुर्की ने तो बैन किया है। तुर्की और चीन जो है वो बैन कर रही हैं इनको। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं जैसे US और फिर बाद में कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने अपने तरीके से रेगुलेशन वो लेके आए हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि फर्स्ट इसे एसेट का दर्जा दें,
एसेट, स्टॉक, कमोडिटी, आप जो भी कह लो, उसका दर्जा दें, इसको करेंसी का दर्जा न दें। और करेंसी का दर्जा अगर हम नहीं देते हैं तो करेंसी रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जैसे कैश के साथ, डॉलर हो गया, रुपये हो गया, वो बंद हो जाएगी। अगर वो बंद हो जाएगी तो काफ़ी जो मिसयूज़ की जो स्कोप है वो कम हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती है लेकिन कम हो जाती है। सरकार अब क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी, यानी कुछ हद तक इस बात की गारंटी होगी कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। कानून बनने के बाद देश में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का कारोबार बंद हो जाएगा। अभी तो कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाकर उसे मार्केट में उतार सकता है, लोग उसमें इन्वेस्ट कर दें और फिर क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला अपनी दुकान बंद करके भाग जाए तो कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कौन लाया, वो दुनिया के किस कोने में बैठा है, कहां का नागरिक है और लोग का पैसा लेकर कहां भाग गया। अब सरकार खुद क्रिप्टो करेंसी जारी करेगी और उसमें लीगल तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा, उसे सरकार रेगुलेट करेगी, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी, कानून बनने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग अपने रिस्क पर होगी। अगर पैसा डूब गया तो सरकार की कोई गारंटी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा डूबेगा नहीं, सरकार इसका भी इंतजाम कर रही है। जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है वो कानून बनने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी को बेच सकेंगे और जब तक बिक नहीं जाती तब तक उसे अपने वॉलेट में रख सकेंगे। यह विंडो सरकार प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस सब के बाद भी मैं यही कहूंगा कि लालच में मत पड़िए, रातों रात करोड़पति बनने के सपने मत देखिए, क्योंकि हमारे देश में लोगों ने लालच में पड़कर चिट फंड के चक्कर में लाखों करोड़ गंवाए हैं। और चिट फंड का तो दफ्तर होता था, कंपनी होती थी, मालिक होते थे, वो पकड़े भी जाते थे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ना कोई बैंक है, ना दफ्तर है, ना कोई माई बाप है। ये असली नोट देकर इंटरनेट पर वर्चुअल कॉइन की फोटो देते हैं। असली नोट देकर नकली करेंसी के चक्कर में पड़ना समझदारी नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िए, लालच में मत आइए। आज कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला किया, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को मंजूरी दे दी। आज कैबिनेट की मीटिंग में तय हुआ कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में सरकार सबसे पहले कृषि कानून वापसी से जुड़े बिल पास कराएगी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब पार्लियामेंट में कृषि कानून रद्द करने की सिर्फ एक औपचारिकता बची है। प्रधानमंत्री मोदी गुरु पर्व पर किए गए अपने ऐलान को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन सरकार के नरम रुख के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं का इरादा बदला बदला दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत, दर्शन पाल और गुरनाम सिंह चड्डूनी जैसे किसान संगठनों के नेता अब फिर से सरकार पर प्रेशर बनाने की रणनीति बना रहे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली चलो की कॉल दी गई है। 29 नवंबर को संसद के घेराव का ऐलान किया गया है। 26 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चे के धरने का 1 साल पूरा हो रहा है, इसलिए उस दिन दिल्ली के बॉर्डर पर 1 लाख किसानों को जुटाने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर आने को कहा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करेगा, जीत का जश्न मनाएगा, ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। किसान संगठनों के जिला अध्यक्षों को 20 ट्रैक्टर्स के साथ बॉर्डर पर पहुंचने को कहा गया है। अब किसान नेताओं की मांगों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। राकेश टिकैत ने आज कहा कि अब तो एमएसपी गारंटी कानून का पक्का कागज लेकर ही वापस जाएंगे। आंदोलन के दौरान जिस किसानों की मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा दिलाकर रहेंगे। ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिल जाएंगे। नुकसान तो फसलों से बहुत हो रहा है ना, कि आधे रेट में फसलें बिकती है तो नुकसान हो रहा है उससे। जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उस पर भी बहस हो जाए, वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से
फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। बाकी जनता सर हिंदुस्तान को जानना चाहती है, जो आंदोलन, जो सड़कें घेरी गई हैं, जो बॉर्डर घेरे में, हम तो घेरते ही नहीं बॉर्डर को, ना हम सड़कें घेरते। आप जो बैठे हैं वो कब तक उठेंगे? नहीं, जब भारत सरकार चाहेगी हम जब उठेंगे, भारत सरकार नहीं उठाना चाहती। भाई दिल्ली के रास्ते खोल दो, हम तो दिल्ली में चले जाएंगे, वही बात कर लेंगे। एमएसपी कौन देगा? एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड देकर जाएंगे पक्का। 26 नवंबर के प्रदर्शन को लेकर किसान मोर्चे ने जो प्लान बनाया है वो भी हैरान करने वाला है। भारत के अंदरूनी मसले पर भारत सरकार के खिलाफ दुनिया के कई मुल्कों में विरोध प्रदर्शन होगा, यह कहा गया। किसान मोर्चे की प्रेस रिलीज के मुताबिक किसान आंदोलन के समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स और अमेरिका समेत कई मुल्कों में प्रोटेस्ट होगा। 26 नवंबर को लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर दोपहर 12 से 2 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन होगा। उसी दिन 26 और 27 नवंबर की रात कनाडा के सरे और वैंकूवर में स्लीप आउट प्रोटेस्ट होगा, यानी लोग खुले आसमान के नीचे सोएंगे। 30 नवंबर को पेरिस में विरोध प्रदर्शन होगा। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में एक कार रैली होगी। न्यूयॉर्क में एक सिटी मार्च का आयोजन होगा। 5 दिसंबर को नीदरलैंड्स में प्रोटेस्ट होगा। 8 दिसंबर को ऑस्ट्रिया के वियना में प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे के इस ऐलान की आलोचना हो रही है, लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे तमाम नेता किसान नेताओं के पीछे खड़े होकर नारा लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंदोलन के दौरान जिस किसानों की मौत हुई उनके परिवारों को मुआवजा मिले, इसे भी इशू बनाया जा रहा है। किसानों की मौत पर खुलेआम सियासत हो रही है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। अखिलेश ने जैसे ही ट्विटर पर यह लिखा, उसके तुरंत बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है और ये जो लगातार 1 साल से ज़्यादा समय से हो चुका किसान आंदोलन का, इसमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वो तमाम मुकदमे उनके ऊपर लादे गए हैं, जेल यात्राएं हुई हैं, उनका उत्पीड़न किया गया है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये वचन दिया है कि समाजवादी सरकार बनने पर जो भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सम्मान राशि दी जाएगी। किसानों के मुद्दे पर सियासत की आवाज महाराष्ट्र से भी सुनाई दी। महाराष्ट्र सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चे को पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। अब 27 नवंबर को मुंबई में किसान मोर्चे की महापंचायत होगी। लखीमपुर खीरी में जिन किसानों की मौत हुई थी उनकी अस्थियों को मुंबई लाया जाएगा। किसानों की अस्थियों को मुंबई के सभी धार्मिक स्थलों पर घुमाया जाएगा। जब लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के सपोर्ट में किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी निर्मम हत्या करने का काम किया और निश्चित रूप से उसी की अस्थि किसान मोर्चा ने तय की कि इसे पूरे देश में हम ले जाएंगे और अलग जगाने का काम करेंगे। मुंबई शहर में 27 तारीख को अलग अलग जगह पर अस्थि को ले जाया जाएगा। राजनीतिक परिस्थिति को देखकर मोदी साहब ने तीनों कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। प्रमुख 3 मांगे हैं कि देश के अंदर एमएसपी का कानून बनाया जाए, किसानों को सस्ती बिजली मिले उसकी व्यवस्था कानूनन की जाए और 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, निश्चित रूप से उन्हें मुआवजा देना होगा। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे और केंद्र सरकार के बीच टकराव जारी रहे। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार किसान संगठनों को पूरा सपोर्ट कर रही है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर किसानों को भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक पार्लियामेंट में कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पास नहीं होता तब तक किसान आंदोलन वापस कैसे ले सकते हैं। पहला ऐसे देश का प्रधानमंत्री है, हम लोग
74 साल पूरे कर 75 साल में लोकतंत्र में जा रहे हैं और ये देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे कि उनके ऊपर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, देश का अन्नदाता तैयार नहीं। उनके बोलने की बात अलग होती है और फिर दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। और इसलिए कैबिनेट में भी डिसीजन हो गया होगा, लेकिन पार्लियामेंट में ये कायदा रिफिल करना पड़ेगा क्योंकि ये कायदा है, ये संवैधानिक दुरुस्ती करके लाई गई है, तो उनको वो लाना पड़ेगा। उसका ड्राफ्ट कैसा रहेगा, कैसा कायदा रिफिल करने वाले, जब तक वो सामने नहीं आएगा, जब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, और विश्वास नहीं किया जाता करके उनके ऊपर सवाल खड़े हो चुके हैं। किसानों के नाम पर राजनीति के स्वर पटना में भी सुनाई दिए। लालू यादव ने किसानों के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आज बहुत दिन बाद लालू यादव पटना में आरजेडी दफ्तर पहुंचे। लालू के आने पर पार्टी ऑफिस को सजाया संवारा गया था। इस मौके पर आरजेडी ऑफिस में 6 टन की एक लालटेन भी लगाई गई। 11 फीट ऊंची संगमरमर की लालटेन का लालू यादव ने उद्घाटन किया और इसके बाद लालू ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, इस वक्त पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है क्योंकि किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी, मोदी को झुकने पर मजबूर किया। अब एमएसपी की गारंटी के कानून के लिए आरजेडी किसानों के साथ मिलकर संघर्ष करेगी। देश भर के किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ कि लड़े लोग संघर्ष के लंबा संघर्ष शहादत दी है किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, आप लोग दिया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक यह आंदोलन रुकने वाला नहीं। और लड़ना है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। जब समर्थन मूल्य में पैसा मिलेगा किसानों को, तो इससे हमारे मजदूर भाइयों को भी फायदा हो। तो समर्थन मूल्य लागू करो, कानून बनाओ। नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे। पहले किसान संगठनों के नेता कहते थे कि सरकार 3 काले कानून वापस ले ले, हम घर वापस चले जाएंगे। अब कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी पर कानून बना दे तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। कोई किसान नेता कहता है कि 700 किसान शहीद हुए, उनका मुआवजा लिए बगैर घर नहीं जाएंगे। कोई कहता है जब तक स्टेट होम मिनिस्टर को हटाया नहीं जाएगा तब तक बैठे रहेंगे। हर रोज इस तरह की नई नई डिमांड्स आजकल सामने आने लगी हैं। साफ लगता है कि किसान संगठनों के नेताओं की घर वापस जाने की कोई नीयत नहीं है। वो तो कोई भी बहाना बनाकर आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। यूपी और पंजाब के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और सबसे अजीब बात है कि तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान संगठनों के नेता अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कर रहे हैं। आपने सुना ही है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में प्रदर्शन के प्लान का ऐलान कर रहे हैं। इन देशों में भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग कौन हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि किसान संगठनों के नेता मोदी विरोधी मोर्चे का हिस्सा बन गए हैं और अब उनका उद्देश्य सरकार को एम्बेरस करना है। सरकार 2 कदम आगे बढ़ाए या 10 कदम आगे बढ़ाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी कि लंबे वक्त के बाद लालू यादव पुराने रंग में दिखे। शरीर कमजोर हुआ है लेकिन उनके तेवर वही हैं। ये आज दिखाई दिया। आज लालू यादव ने जीप ड्राइव की। आज सुबह लालू राबड़ी देवी के सरकारी घर से खुली जीप में निकले। वो खुद ड्राइव कर रहे थे। लालू जीप चलाकर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा तक गए। वहां से जीप बैक कर वापस आ गए। पार्टी ऑफिस में नेताओं और वर्कर्स को लालू ने इस जीप को लेकर पुराने किस्से भी सुनाए। लालू ने बताया कि उन्होंने ये जीप कई साल पहले 5,000 रुपए में खरीदी थी। इसमें कर्पूरी ठाकुर को भी घुमाया था। मैंने कहा था कि मैं आता हूं तो बिहार के हर कोने में मैं जाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा कसर है, इलाज मैं करा रहा हूं। मेरा मन नहीं लगता कि मैं बैठा रहूंगा इलाज कराते रहूं। आज मन किया तो पुराना जीप चला दिया। 5,000 में जीप लिए थे मिलिट्री कोटा से, उसको रंगा धुआ करके बढ़िया से रखे और जीप को
आज सुबह में एक चक्कर मारा हमने। जब हम जीप चलाते थे तो हमारे स्वर्गीय नेता कर्पूरी ठाकुर जी को जब बैठाते थे और काफी तेज चलाते थे तो कर्पूरी जी बोलते थे बहुत अच्छा आप ड्राइव करते हैं। हमको हिदायत देते थे प्यार से ताकि हम संभल के चलाएं। लालू यादव एक जमाने में भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा एक्टिव नेताओं में से एक थे, लेकिन 3 साल जेल में रहे, फिर तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। जो नेता दिन रात सैकड़ों कार्यकर्ताओं से घिरा रहता हो, उसे घर में, हॉस्पिटल में अकेले रहना पड़े तो उसका दर्द समझा जा सकता है। मेरी प्रार्थना है कि लालू यादव जल्दी से स्वस्थ हों, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, लेकिन सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि लालू यादव अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिस्क न लें, डॉक्टर्स की सलाह मानें। शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए बिहार की पुलिस ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बिहार पुलिस हर शहर में, हर चौराहे पर ब्रेथ एनालाइजर लेकर खड़ी है, रैंडम चेकिंग हो रही है, कहीं किसने शराब तो नहीं पी हुई। लेकिन हैरानी की बात है कि शराब के चक्कर में पुलिस कोरोना के खतरे को भूल गई, इन्फेक्शन को भूल गई। एक ही ब्रेथ एनालाइजर से हर आने जाने वाले का टेस्ट होता है। टेस्ट के लिए ब्रेथ एनालाइजर का पाइप मुंह में लगाकर फूंक मारने को कहा जाता है। लोग पुलिस वालों से कहते हैं कि कोरोना का डर है, लेकिन पुलिस वाले एक नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें तो बस शराब पीने वालों को पकड़ना है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जब पुलिस वालों को टोका तो तुरंत बहाना बना दिया कि पाइप को गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल किया जाता है, गर्म पानी से पाइप को स्टरलाइज किया जाता है। ये जो आगे जो लगा हुआ है, इसको आप बाद में वॉश कर लेंगे या अभी धो लेते हैं? नहीं ना, जैसे एक आदमी को एक ही बार यूज होगा और उसके बाद फिर वॉश करके तब यूज होगा। इस तरह का कैप तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन ये खोलिएगा, देखते हैं। ये इस तरह का जो कैप है वो कितना है? सिर्फ 4 है, तो इतने लोग का आप सड़क पे बहुत लोगों का कर रहे होंगे। अभी और मशीन, एक मशीन और है, हो जाएगा हम लोग को। ये डर है लोगों को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो एक एक करके इस तरह से लगाया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में आशंकाएं भी हैं, डर भी है। कोरोना का डर है? हाँ जरूर, वैक्सीनेटेड है, पर कहीं अभी दिक्कत आ जाए तो आई कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट नहीं करना, अभी डायरेक्ट इसको अब अंदर ले रहे हैं। अच्छा, चूंकि एक ही पाइप हर कोई मुंह में ले रहा है तो थोड़ा सा डर रहेगा, जरूर रहेगा डर। अच्छा, तो इसको धोने की व्यवस्था नहीं है? कुछ धोने की व्यवस्था नहीं है? वो अपना ले जाते हैं, धो देते हैं। किस चीज से धोते हैं? इसको गर्म पानी में डाल के धोते हैं। लेकिन थानेदार समझ गए कि बात बनी नहीं, ये बहाना चलेगा नहीं, तो तुरंत एक पुलिस वाले को इशारा किया, जग में पानी आया, उसमें साबुन डाला गया। इसके बाद थानेदार साहब ने कहा कि ब्रेथ एनालाइजर के पाइप को साबुन के पानी से धोते हैं, तब किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह में यह पाइप लगाया जाता है। हमारे कैमरे पर जब नजर पड़ी तो इलाके के जो SHO हैं उन्होंने सर्फ मंगाया और अब उसको सर्फ से धो रहे हैं, उस हिस्से को धो रहे हैं जो लोगों के मुंह में जाता है। ये जो यूज करते हैं ना हम लोग, उसी को इसमें डाल के स्टेरलाइज कर रहे हैं। और है ये स्टेरलाइज हो जाएगा पानी से? हाँ, वायरस से, उसमें सर्फ डाला हुआ है ना, वायरस जो है वो सर्फ से या साबुन से 15 सेकंड के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे कितने? 4 आपके पास ट्यूब है और भी है। तो यहाँ पर देखिए पानी और सर्फ के घोल से, ये देखिए इसमें इसको धोया जा रहा है पानी से और फिर इसका इस्तेमाल अब किया जाएगा। कई लोगों ने आशंका जताई कि कोरोना का दौर है और ऐसे में बार बार इसका इस्तेमाल करना सही नहीं होगा और इसलिए इसे धोया जा रहा है और धोने के बाद इसका फिर से अब इस्तेमाल किया जाएगा। 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि शराबबंदी के नाम पर बिहार पुलिस शादी के घर में घुस गई, दुल्हन के कमरे की तलाशी नहीं लेने लगी, महिलाओं को परेशान किया और अब शराबबंदी के नाम पर कोरोना के इन्फेक्शन के खतरे को बढ़ा रही है। ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार को शराबबंदी सख्ती से लागू करवानी है तो इसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी,
इंतजाम करने चाहिए, पुलिस को ट्रेन करना चाहिए, वरना ऐसे शराबबंदी करेंगे तो मजाक उड़ेगा, बदनामी होगी। एक इंटरेस्टिंग खबर आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पुराने नेता दिग्विजय सिंह आज राम धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए। आज दिग्विजय सिंह ने भोपाल में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रामधुन गाई, भगवान से संघ और बीजेपी को सन्मति देने की प्रार्थना की। असल में हुआ यह था कि पिछले हफ्ते बीजेपी के एमएलए रामेश्वर शर्मा ने एक रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस का कोई नेता उनके घर आता है तो वो उसके घुटने तोड़ देंगे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो 24 नवंबर को रामेश्वर शर्मा के घर जाएंगे, रामधुन गाएंगे और रामेश्वर शर्मा को अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह के चैलेंज को स्वीकार किया। दिग्विजय के स्वागत के लिए अपने घर पर भजन कीर्तन का आयोजन कर दिया। रामधुन और भजन गाए जाने लगे। रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कभी भी भगवान राम पर भरोसा नहीं किया, राम मंदिर का विरोध किया, श्री राम को काल्पनिक बताया, लेकिन आज दिग्विजय उनके घर आ रहे हैं तो उन्हें हलवा पूड़ी का प्रसाद खिलाएंगे। राम बोलेगा तो मन के सब पाप दूर हो जाएंगे। राम विरोधी अगर राम बोल रहा है, राम विरोधी अगर राम भक्ति कर रहा है, राम विरोधी अगर राम के शरण आ रहा है, राम मंदिर विरोधी अगर राम के शरण आ रहा है, सेना पर सवाल खड़े करने वाला राम के शरण में आ रहा है, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को गले लगाने वाला अगर राम की शरण में आ रहा है, तो बापू यही तेरा राम राज्य है। तो एक अच्छे भाव से आ रहे हैं वो कह रहे, हम अच्छे भाव से ही तो हलवा पूड़ी खिला रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने भी पूरी तैयारी की थी। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, ढोल नगाड़ों और घंटियों के साथ यहीं पर रामधुन गाई। फिर दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के घर की तरफ चले। दिग्विजय ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा और संघियों को सम्मति दे भगवान गा रहे थे। हालांकि किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए पुलिस ने बीजेपी एमएलए के घर से काफी पहले बैरिकेड लगा दिए थे और दिग्विजय सिंह को वहां नहीं जाने दिया गया। बीजेपी एमएलए के घर के बाहर बैरिकेडिंग हुई तो दिग्विजय सिंह का जोश बढ़ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक ने डर की वजह से रास्ता बंद करवाया। दिग्विजय ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी की हत्या करने वालों का सपोर्ट करते हैं उन्हें दूसरों पर बोलने का हक नहीं है। महात्मा गांधी को बड़ा नहीं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको हम रास्ता दिखाने जा रहे हैं। जी, तो सर जरूरत ऐसी क्या पड़ गई है? वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। उनका बयान से क्या है आप बताएंगे सर? अब घुटना तोड़ दो जी, हम घुटना तोड़वाने जा रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के घर नहीं पहुंचे तो रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अपमान से बचने के लिए दिग्विजय ने अफसरों से रास्ता रोकने को कहा था, वरना वो तो खुद दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए तैयार थे। इतना भोला भी नहीं है दिग्विजय सिंह कि उसको पता नहीं है। दिग्विजय प्रशासन से दिग्विजय सिंह की 3 बैठकें हुई हैं उनकी कांग्रेस की। उनने कहा कि गेट बंद कर दो, मुझे नहीं आने जाना, क्योंकि मैं अगर रामधुन गाऊंगा तो भाईजानों का क्या करूंगा, इसलिए नहीं आया। रामेश्वर शर्मा की हैसियत नहीं है किसी के मार्ग बंद करे और किसी के मार्ग खोल दे। परमात्मा से पंगा है, परमात्मा ही मार्ग खोलेगा और वही मार्ग बंद करेगा। इसलिए मेरी भूल को आप नहीं, आप अपनी भूल को सुधारें कि राम काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस आज राम के सामने जब घुटने टेक दिए तो ये घुटने टूटने के बराबर ही हैं। ये अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के नेताओं के लिए, संघ के नेताओं के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। रामधुन गाकर राजनीति करना एक अच्छा संकेत है। अब दिग्विजय सिंह को थोड़ी सद्बुद्धि की प्रार्थना अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए भी करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।